अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन करनी है इनको रीजंस के साथ। पहला पोर्शन है इसका कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होना ही चाहिए स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के दरमियान। इसको एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ। सबसे पहले हम स्टेट करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसकी डेफिनेशन है, उसकी स्टेटमेंट है कि जब भी कोई भी रिएक्शन आपके पास होता है ना, ये आपके पास एक रिएक्शन हुआ है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे इसकी। अब इस रिएक्शन के बाद मैस, इसका जो जितना भी मैस था, 2 मोल्स थे, इसका मैस निकालो, 1 मोल था, इसका मैस निकालो। मैस इसका कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब कि 4 मोल्स हैं तो यहां देखो हाइड्रोजन 4 ही बने, 2 ऑक्सीजन थे तो 2 ही बने ऑक्सीजन। तो मैस की हवा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन गैस H2O में चली गई, वाटर में चली गई। ऑक्सीजन गैस H2O में चली गई, वाटर में चली गई। मैस उसका कंजर्व रहा है, मोल्स उसके कंजर्व रहे हैं। मैस लिखो या मोल्स लिखो, क्योंकि मैस है तो मैस लिखोगे। तो मैस उसका कंजर्व रहता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे बेस करती हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, बता चुका हूं। दोनों साइड पे रिएक्टेंट्स के एंड प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल होते हैं। हाइड्रोजन के 4 मोल्स हैं, यहाँ पे भी 4 है। ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। बात समझ आ गई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आर इक्वल, हेंस देयर मैसेज शुड आल्सो बी इक्वल। मोल्स की तादाद इक्वल है, H की भी O की भी, दोनों साइड्स पे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड पे। तो उनके सही बात है, मोल से ही हम मैस निकालते ना, मैस भी उनका इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस बताती है। तो ये हमने जस्टिफाई कर दिया एक एग्जांपल। यही बेशक एग्जांपल नीचे लिख देना, एग्जांपल की हेडिंग दे के, और साथ जो है ना ये आप जो है ना ये स्टेटमेंट 3 पॉइंट्स लिख लेना, बहुत है। एक्सप्लेनेशन बहुत, उम्मीद है समझ आ गई होगी इसकी। नेक्स्ट आ जाओ, इसका जो पार्ट बी है वो हमसे ये पूछता है कि बहुत से केमिकल रिएक्शन जो आपके सराउंडिंग्स में होते हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। ये 3 एग्जांपल्स मैं पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ कि बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ आपके पास पेट्रोलियम। केस में ऑक्सीजन आपके पास एक्सेस में है। जब कोल होता है कार्बन आपके पास, दोबारा से बता देता हूँ, पीछे अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में, 23 था आई थिंक सो, क्वेश्चन 23 था एक्सरसाइज का। अच्छा, कोल आपके पास कार्बन होती है, ऑक्सीजन आपके पास इन्वायरमेंट में एक्सेस है। जब कोयले को जब बर्न करते हो हवा की मौजूदगी में, तो कोयला तो खत्म हो जाता है ना एक टाइम पे, लेकिन ऑक्सीजन तो हवा में रहती है। तो एक्सेस में कौन सा रिएक्टर हुआ इन दोनों में से? ऑक्सीजन। कार्बन खत्म हो गया मतलब कि कोयला खत्म हो गया, कोयले को ही कार्बन कहते हैं। तो कार्बन लिमिटिंग है, मतलब कि जल्दी खत्म हो जाती। और यही आपके पास इस CO2 की क्वांटिटी को कंट्रोल करती है। जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करे रिएक्टेंट, वो कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कार्बन कोयला खत्म हो जाए तो दूसरा कोयला लेके आना पड़ता है आपको, तभी ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो बर्न होगा, कंबस्ट होगा। वैसे जब नेचुरल गैस जब सिलेंडर में आप फिल करते हो, ऑक्सीजन तो आपके पास हवा में मौजूद है, वो तो रहती ही रहती है, लेकिन गैस खत्म हो जाती है आपके पास सिलेंडर में, दोबारा से भरवाओगे तब ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो जलेगी। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हो गया? नेचुरल गैस। एंड एक्सेस में आपके पास हवा में क्या चीज़ मौजूद है? आपके पास ऑक्सीजन। तो क्योंकि मीथेन खत्म, ये मीथेन है आपके पास, नेचुरल गैस भी इसको बोलते हैं। MCQs भी आ सकता है कि नेचुरल गैस का क्या फार्मूला है? मीथेन CH4। ये होगी तभी ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंबस्शन होगी, तभी CO2 बनेगी, तभी H2O बनेगी। लास्ट भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी पेट्रोल की। और ऑटोमोबाइल में पेट्रोल भरवाते हो, ऑक्सीजन आपके पास इन्वायरमेंट में क्या होती है? एक्सेस में होती है। एंड पेट्रोल जिसका ये फार्मूला है, इसी ऑक्टेन एक फ्रैक्शन है उसकी, उसका पार्ट है, ये उसका फार्मूला है। ये खत्म तो दोबारा से पेट्रोल भरवाओगे तभी ऑक्सीजन की मौजूदगी में चलेगा। ये तो नहीं होगा कि ऑक्सीजन के पेट्रोल खत्म हो जाए, ऑक्सीजन के साथ ही बाइक चलती रहे, ऐसा नहीं होता है। पेट्रोल और ऑक्सीजन मिल के बाइक को चलाते हैं। पेट्रोल खत्म, ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? पेट्रोल। ये भरवाओगे, ऑक्सीजन होगी तो CO2 एंड H2O बनेगा। समझ आ गई? तो इसमें भी एक्सेस में रिएक्टेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। लिमिटिंग में कौन सा है? पेट्रोल। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका पार्ट C है। वो बोलता है कि कोई नियॉन एटम का, इंडिविजुअल नियॉन एटम का एलिमेंट के सैंपल में ये 20.18 मैस नहीं होता है। सही है। नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22।
फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या इसका जो एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते हैं, इन तीनों आइसोटॉप्स के जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उनके रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नियॉन 20 का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 20 है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है 90.92, ये याद करनी है आपने। नियॉन 21 का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 21, इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है कि अर्थ पे कितना पाया जाता है वो 0.26% है। नियॉन 22 का रिलेटिव एटॉमिक मास है 22 है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस 8.82 है। ये आपने याद करना है, अर्थ पे ये इतना पाया जाता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करके 100 पे डिवाइड करने से आपके पास फ्रैक्शनल या जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा ना, वो नियॉन का आपके पास है 20.18। मतलब कि 20.18 उसका फ्रैक्शनल या एवरेज एटॉमिक मास है। किसी नियॉन का देखो, नियॉन 20 का मास है 20, नियॉन 21 का रिलेटिव एटॉमिक मास है 21, नियॉन 22 का 22। किसी इन तीनों में से किसी आइसोटॉप का 20.18 मास नहीं है। 20.18 मास उसका फ्रैक्शनल या एवरेज एटॉमिक मास आप बोल सकते हो। नियॉन एटम का आप एवरेज नियॉन एटम का आप मास नहीं बोल सकते हो, सही है। तो आप कहोगे ये उसका फ्रैक्शनल या एवरेज एटॉमिक मास है, किसी नियॉन एलिमेंट के एटम का मास नहीं है ये, सही हो गया। इसके पार्ट डी पे आ जाओ। पार्ट डी बोलता है कि 1 मोल H2SO4 जब कंप्लीटली रिएक्ट करता है 2 मोल NaOH के साथ, तो कितने एवोगैड्रोस नंबर हेल्प करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सिंपल है, 1 मोल H2SO4 को डिकम्पोज करते हैं, तो ये जब डिकम्पोज होता है अपने आइंस में जाएगा तो 2 H आइन देगा, 1 सल्फेट आइन देगा, SO4-2 एक आइन बनता है। जबकि NaOH जब आपके पास डिकम्पोज होता है तो 1 सोडियम देता है आइन, 1 OH नेगेटिव आइन देता है। अच्छा अब देखो, 1 मोल H2SO4 जब आयोनाइज होता है ये 2 मोल किसके देता है, H पॉजिटिव आइन के, 2 मोल OH नेगेटिव आइन के देता है। ये 2 मोल H पॉजिटिव कितने मोल इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके आपके पास H2O बना सकते हैं। तो सही बात है, आपके पास 2 मोल H पॉजिटिव 2 मोल ही OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके 2 मोल H2O के बनाएंगे, क्योंकि एक H एक OH के साथ रिएक्ट करके H2O बनाएगा, दूसरा H दूसरे OH के साथ रिएक्ट करके H2O बनाएगा, तो 2 H पॉजिटिव 2 OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके 2 H2O बनाएंगे। तो 1 मोल H2SO4 का कंप्लीटली रिएक्ट करता है 2 मोल NaOH के साथ। यही उसने स्टेटमेंट लिखा है कि 1 मोल H2SO4 का कंप्लीटली रिएक्ट करता है 2 मोल NaOH के साथ। इसको हमने जस्टिफाई करना था, जस्टिफाई कर दिया कि 2 मोल जब 1 मोल H2SO4 का आयनाइज करता है तो 2 मोल H पॉजिटिव का देता है, जिसको 2 मोल OH के चाहिए होंगे। वो तब ही आएंगे जब यहाँ पे 2 मोल NaOH के क्या करते हैं, क्योंकि 1 मोल NaOH का 1 OH नेगेटिव देगा तो दूसरा OH नेगेटिव दे देगा। तो तब भी पॉसिबल है कि जब 2 NaOH आपके पास क्या आयोनाइज हो, तो 2 मोल H पॉजिटिव आपके पास इसमें एवोगैड्रोस नंबर में कितने आइंस बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23, एंड 2 मोल OH नेगेटिव आइंस भी आपके पास कितने बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। तो दोनों में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आइंस इक्वल हैं, दोनों में पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस की तादाद हमें इक्वल चाहिए होगी। बात पिक हो गई। नेक्स्ट पे आ जाओ 25 के ई पे। 25 का ई वो कहता है कि 1 मोल H2O के पास 2 मोल बॉन्ड है, 3 मोल एटम्स हैं, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड 28 मोल्स ऑफ टोटल फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कहते हैं। सिंपल है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को जब हम देखते हैं वो आपके पास यूं आता है। 1 मोल H2O में, ये आपके पास H2O है ना, ये H, ये O, ये H। नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो, 2 बॉन्ड्स हैं, तो 1 मोल H2O में बॉन्ड्स की तादाद कितनी है, 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, तो 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड है। नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 3 एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन 2 H, तो 3 मोल्स ऑफ एटम्स है। दूसरी बात भी हमने कह दी, 3 मोल्स ऑफ एटम्स है। अच्छा, उसने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 10 मोल्स हैं, सही है। एक ऑक्सीजन जो आपके पास होती है ना वो होता है 16 एक H आपके पास होता है 1 दूसरा H भी आपके पास होगा 1 ये नीचे जो लिखा जाता है ना ये होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको बताता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। अगर इस पे कोई चार्ज दिया होगा इस ऑक्सीजन पे तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 8 का मतलब इसमें प्रोटॉन्स भी 8 है। अब इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज भी नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब कि प्रोटॉन्स की तादाद 1 है। अब इस H पे भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो
एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो 2 हाइड्रोजन में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए 10। तो 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल H2O में मौजूद है। अब निकालते हैं हम इसके 28 मोल्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स के, वो कैसे आते हैं। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर लूँ ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। पेशेंस होनी चाहिए इंसान में ना, अपने एकदम से आपको चीज़ें आ जाएं। प्रैक्टिस आती है, प्रैक्टिस होगी तो आपको चीज़ें जल्दी पिक हो जाएंगी। सही है। अच्छा, अब ये 1 मिनट बस हो गया ऑलमोस्ट। अब देखो, जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल चुके हैं ना, ये हिस्सा हमने कवर कर लिया, ये वाला यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था कि एक ऑक्सीजन में आपके पास कितने होते हैं? 16, 8 होता है। एक H में आपके पास होता है 1, 1। दूसरे H में भी आपके पास होता है 1, 1। नीचे हमेशा प्रोटॉन्स की तादाद लिखी जाती है। एक ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स कितने? 8। एक H में प्रोटॉन 1, दूसरे H में भी प्रोटॉन 1। टोटल H में प्रोटॉन्स कितने हो गए? 1 × 2 = 2। प्रोटॉन्स की तादाद भी कितनी आ गई? 10। तो 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 ही प्रोटॉन्स हैं। अब न्यूट्रॉन निकालते हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए ये ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में से नीचे जो एटॉमिक नंबर है उसको माइनस कर दो। 16 में से 8 माइनस किया, आपके पास ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन्स आ चुके हैं? 8। वैसे ही इसमें 1 में से 1 को माइनस कर दो, आपके पास H में कितने आ जाएंगे? 0। इसमें भी न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 0। तो दोनों में आपके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी? H में 0। तो टोटल न्यूट्रॉन्स इन तीनों को मिला दो तो आपके पास आता है 8। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन टोटल 10 है, प्रोटॉन्स भी टोटल 10 है, न्यूट्रॉन्स टोटल 8 आ गए। तो टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स उसने क्वेश्चन में कहा है कि 28 हैं। तो हम देख चुके हैं टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स की तादाद 28 आ चुकी है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। मोस्ट ही सिंपल वे में आपको समझाया है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो 25 का पार्ट F देखिएगा, उसने कहा है कि N2 and CO में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। देख लेते हैं। नाइट्रोजन देखो तो एक नाइट्रोजन का होता है आपके पास 14, 7। 14 इसका होता है आपके पास एटॉमिक मास एंड नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 7, वो नीचे लिखा जाता है। 2 नाइट्रोजन हैं आपके पास तो यूं हो जाएगा। अच्छा, C, एक कार्बन का आपके पास होता है 12, 6, ये एटॉमिक मास, नीचे एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का होता है आपके पास 16 and 8। सही हो गया। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, नीचे जो आपके पास लिखा जाता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर तो इस पे कोई चार्ज ना हो, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ये प्रोटॉन्स वाला मसला हल करते हैं। नीचे जो भी लिखा जाएगा हमेशा प्रोटॉन होगा। 7 प्रोटॉन इसके, 7 प्रोटॉन इसके, टोटल प्रोटॉन्स N2 में कितने आ गए? 14। तो आपके पास CO में कितने आ चुके हैं? 6 प्रोटॉन्स इसके हैं, कार्बन के 8 प्रोटॉन्स इसके हैं, आपके पास आ चुका है 14। तो 14 प्रोटॉन्स आपके पास N2 में आ चुके हैं एंड 14 ही प्रोटॉन्स आपके पास आ चुके हैं CO में। सही हो गया। अब जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। अगर इन पे कोई चार्ज ना हो, इस नाइट्रोजन पे भी कोई चार्ज नहीं है, इस नाइट्रोजन पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें प्रोटॉन 7 थे तो इलेक्ट्रॉन भी 7, इसमें प्रोटॉन 7 थे, इलेक्ट्रॉन भी 7, टोटल 14। इसमें प्रोटॉन 6 थे, इसमें प्रोटॉन 8 थे, टोटल कर दो ये भी 14 हो जाएगा। तो प्रोटॉन्स की तादाद भी इन दोनों में 14, 14 है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी इनमें दोनों में 14, 14 है। अब देखते हैं न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए बता चुका हूं, एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस कर दूं। एटॉमिक मास इसका 14, एटॉमिक नंबर है इसका 7। ये फर्स्ट वाली नाइट्रोजन का, इसके न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 7। सेकंड वाले में भी कितने आ जाएंगे? 14 माइनस 7, ये आपके पास आ जाता है 7। अब सिंपल क्या कर दो, इस 7 को इस 7 से प्लस कर दो तो टोटल इन दोनों नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी 7 + 7 = 14। इसमें देख लेते हैं। कार्बन का आपके पास है 12 एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर है 6। 12 माइनस 6 कर दो, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 6। सही है। एंड इसके न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए 16 माइनस 8 कर दो, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 8। सही है। तो अब इन दोनों को प्लस कर दो, 6 + 8 कर दो, ये 14 आ गया। तो अब दोनों में देखो N2 and CO में प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 14, 14, प्रोटॉन्स की तादाद भी 14, 14 एंड न्यूट्रॉन्स की तादाद भी 14 and 14 है। यही उसने कहा हुआ था कि दोनों में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल है, वो हमने साबित कर दिया। यही जस्टिफाई करना था। यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। मोस्ट ही ईजी वे में कोशिश की है समझाने की, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। पसंद आई ये वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।